जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपको कक्षा 6 का गणित प्रश्नावली 3.1 बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है जिसको अपवर्त्य बोलते हैं, फिर भाज्य संख्याएं क्या है, फिर अभाज्य संख्याएं क्या है। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको चर्चा कर दिया था पिछले क्लास में। अब इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 3.1 बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पहला प्रश्न है कि 15 का सभी गुणनखंड क्या होगा। 15 का सभी गुणनखंड क्या होगा। हाँ, तो 15 का क्या होगा सभी गुणनखंड। हमने पिछले क्लास में बताया था कि गुणनखंड किसको कहते हैं। तो जिस जिस संख्या से 15 में भाग लगे, कौन कौन संख्या से लगता है भाग, वही उसका क्या होता है गुणनखंड। पहला नंबर 1 से तो भाग लग जाएगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 2 से तो नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 से लगेगा। 4 से नहीं लगेगा। 5 से लगेगा, 5 तिहाई 15। और किसी संख्या से लगता है भाग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, किसी से भाग नहीं लगता। एक और लगेगा 15 से। किससे लगेगा? 15 से। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, सभी गुणनखंड इसका हो गया। क्या हुआ? इसके सभी गुणनखंड होंगे। अब ये 64 का सभी गुणनखंड क्या होगा। तो 64 का सभी गुणनखंड हो जाएगा 2, है ना। हाँ, 1 भी होगा, 1 से लगता है भाग, 2 से लगता है, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं होगा, 7, 8 से होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 16 से होगा। किससे होगा? 16 से। और 32 और 64, ये इसके सभी गुणनखंड हो गए। एक नंबर में 15 का गुणनखंड मैंने लिखा, 2 नंबर में 64 का गुणनखंड हम क्या क्या होगा सबको लिख दिया। इसी को कहते हैं अपवर्तक। फैक्टर इसका क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब यदि गुणनखंड लिखें, किसका किसका लिखना है, 36 का गुणनखंड लिखना है। क्या लिखेंगे, किससे भाग लगता है? 1 से तो लगता ही है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 5 से नहीं, 6 से लगता है, फिर 8, 9 से लग जाता है आपका, फिर 12 से लगता है, फिर 18 से लगेगा, फिर अंत में 36 से लगेगा। अरे बात समझ में आ रहा। फिर देखिए 45 में किस किस संख्या से भाग लगता है, आप लिखिए। 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और अंतिम में 45। इसके अलावा किसी से भाग इसमें नहीं लगते हैं। 78 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, हाँ 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, और किससे लगेगा? 4 से तो लगेंगे नहीं, है ना, 4 से नहीं लगेगा। 5 से, 6 से लगेगा, 3 × 78, 6 से लगेगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10, 11, 12, 13 से लगेगा, है ना। फिर 26 से लगेगा, फिर 39 से लगेगा, और अंत में 78 से लगेगा। इसके ये गुणनखंड हुए। फिर 125 में किससे किससे भाग लगता है? तो 1 से तो लगेगा ही, है ना। फिर 5 से लगेगा, है ना। फिर 10 से नहीं लगेगा, 12, 15 से भी नहीं लगेगा, 20 से नहीं, 25 से लगेगा। 25 से लगा, और तो किसी से लगेगा नहीं। 125 डायरेक्ट 125, तो इसका एक गुणनखंड होगा। 144 में किससे किससे लगेगा? तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, और 6 से लगेगा, 6 से भी लगेगा, 7 से नहीं, 8 से लगेगा, है ना, 8 से लग जाएंगे, 9 से भी लगेगा, है ना, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से लगेगा, 16 से लगेगा, 16 से लग जाएगा ना, बिल्कुल लगेगा। फिर 18 से भी लगेगा, 18, 44 से, है ना। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लगेगा। फिर 24 के बाद 32 से लगेंगे, नहीं लगेगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, किसी से नहीं। 48 से लगेगा, है ना, 48। फिर किससे लगेगा? 72 से लगेंगे,
और अंत में 144, है ना। कितने संख्याओं से 144 में भाग लगते हैं। अब देखिए 14 का गुणज अपवर्त मैंने बताया था ना, अपवर्त किसको कहते हैं, किसी संख्या के, है ना, गुना को पहाड़ा को ही कहते हैं गुणज। तो यानी 14 का गुणज लिखना है ना। तो 14 का पहाड़ा लिख देंगे। क्या करना है, 14 का पहाड़ा लिख दीजिए। 14 का 14, 14 28, 14 42, सॉरी 42 लिखे, मिस्टेक होता है। 14 चौके 56, 14 पचे 70। अब कहाँ तक अपना डॉट 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 जहाँ तक चले लिखते रहना। फिर 18 का गुणज हो जाएगा, 18 का पहाड़ा लिख देना, टेबल, है ना। 18 दूनी 26, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 78 से इस तरह से आपको लिखना है। तो ये 5 तक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका गुणज लिखना है, इसका गुणनखंड लिखना है। ठीक, अब हम छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो अब आइए आप छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। पहला 5 गुणज लिखना। यहाँ पर देखिए अपवर्त को ही 5 पहाड़ा, है ना, इसमें कह दिया पहाड़ा लिखिए, कहाँ तक, 5 तक। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल। तो इसको 5 बार पढ़ देंगे। पढ़िए भैया। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4, हाँ 20 तक ने, हाँ 5 तक का लिखल। बड़का भी ये 12 का भी 5 गुणज लिख देना है। तो 12 दूनी 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60 हो गया। 30 का भी लिखना है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तियाई 90, 30 चौक 20 और 30 पचे 150। फिर 24 का भी लिखना उसी प्रकार से। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 20। फिर 50 का भी लिखेंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चौके 200, 50 पचे 250 हो गया। तो ये हो गया 5 गुणज, है ना। इसमें कुछ समझने का क्या है, पहाड़ा लिख देना है भैया। नहीं आता पहाड़ा लिखने के लिए तो गुना कर देंगे। 50 गुने 1 तो हो ही जाएगा, 2 तो हो जाएगा 0, 10, इस प्रकार से। फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 5 तक का तो 5 तक गुना करेंगे, है ना। वही लिख दिया यहाँ पर हमने, वही बात हम यहाँ पर लिख दिया गुना करके। अब 7वां प्रश्न है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो कल पिछला वीडियो में मैंने बताया था आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती क्या है कि जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, है ना। जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। और बोल रहा सबसे छोटा, है ना, बड़ा नहीं, सबसे छोटा कह रहा। तो सबसे छोटा, अब कहेगा सबसे छोटा तो एक है जिसका, है ना। तो एक का एक गुणनखंड है। एक को और किसी से गुणा कर सकते हैं, किसी से भाग लगता है, बस एक स्वयं से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता। तो इसका एक के गुणनखंड है। ये एक अपवाद संख्या है। ये ना तो सम संख्या है ना, ना तो अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है। इसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं, न तो संयुक्त संख्या। तो ये संख्याएं जो है ये नहीं होंगी। कौन होगा सबसे छोटा, 2 का देखो किससे किससे भाग लगता है, इसका 1 से और 2 से। इसका 2 ही गुणनखंड है ना, और सबसे छोटा भी है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। क्या होगा, 2 हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा, 2 आंसर होगा। फिर सम अभाज्य संख्या बताए। सम अभाज्य संख्या, तो सम संख्या केवल एक ही है, 2, जो एक ही अभाज्य ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 को छोड़कर दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या भी है ना। दुनिया में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। अब अभाज्य युग्म का मतलब वो होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच केवल एक संख्या होनी चाहिए। 2 अब ऐसी अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसके बीच क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। जैसे कि क्या हो जाएगा, देखिए 11 और 13।
युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा जोड़ा बताना है, जोड़ा। तो 11 के बीच एक संख्या है कि नहीं, 12 है ना, तो बीच में क्या है, 12 एक संख्या है, और इधर भी अभाज्य और इधर भी अभाज्य। क्या 11 में किसी से भाग लगता है, नहीं लगता। फिर 13 में लगता है भाग, नहीं लगता। फिर क्या है, एक और ले लीजिए, है ना, एक हो जाएगा आपका 17 और 19 होगा, 17 और 19 नहीं होगा, 17 और 19, 17 और 19 इसके बीच कौन सी संख्या है, 18। तो ये अभाज्य युग्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर एक और ले लेते हैं हम, एक और उदाहरण लीजिए, ले लीजिए 5 और 7 ले सकते हैं, 5 और 7 इसके बीच भी एक को संख्या है, 6 है कि नहीं है। तो ये 3 युग्म ले लिया मैंने, 11 13 17 19 5 7, ये अभाज्य युग्म है, इसके बीच केवल एक संख्या है, और ये दो किसी से भी विभाजित नहीं है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब अगला प्रश्न लीजिए, निम्न में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। हाँ, अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब उसमें किसी से भाग लगता नहीं है, एक और स्वयं को छोड़कर, खुद उसको छोड़कर किसी से भाग नहीं लगता। देखिए 23 में किसी से भाग लगता है, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगते हैं, 23 में किसी भी संख्या से भागा नहीं लगते हैं, इसलिए 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो पहला तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर 28 में तो भैया सब जानता है, सबसे भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 7 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 14 से भी लगता है, तो ये अभाज्य संख्या होने वाला नहीं है। फिर क्या है 42, तो 42 भी इस सम संख्या, तो 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, है ना, 7 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, तो ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लगता है कि नहीं, 1 से, 3 से और 9 से, इसका 3 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए, उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या, और 9 में 3 गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगी। और 31 में देखिए किसी से भाग नहीं लगता, 1 से लगता है और खुद 31 से लगेगा, इसके अलावा और किसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि 31 में भाग लगेगा। तो इसमें कितने संख्या हुआ, एगो हो गया 23, एक 23 हुआ और एक 31 हुआ, तो ये दोनों संख्याएं जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अब सब, ये 11वां नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसी को कहते हैं संयुक्त संख्या, इसी को कहते हैं भाज्य संख्या, है ना। तो जिसका 2 गुणनखंड वो नहीं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आप बताइए कि 1 का कितने गुणनखंड होते हैं, 1 का केवल 1 गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और 2 का भी, 2 का 1 होगा और 2 होगा, मतलब किससे किससे विभाजित होता है 2, ठीक। तो 3 किससे किससे विभाजित होता है, 1 से और 3 से, तो ये सब संख्या तो नहीं होगी, ना तो 1 होगा संयुक्त संख्या, क्यों, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड, 1 के गुणनखंड, तो और नहीं होगा। इसका संयुक्त संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड, तो 2 का भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या है। फिर 3 भी अभाज्य संख्या है, तो नहीं होगा। तो अब क्या लेना है, 4, क्या लेना है, 4। देखिए 4 का क्या है, 4 देखिए किससे किससे भाग लगता है इसमें, 4 में, इसमें 1 से लगता है, 2 से लगता है और 4, देखिए ये हो गया। इसका कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, 3 गुणनखंड हुआ ने। तो यही तो संयुक्त संख्या की परिभाषा है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 4, सबसे छोटा कौन हुआ, 4, तो यहां हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए तो 11 प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न तक हो गया। अब हम 12वां नंबर प्रश्न लेते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां प्रश्न ये कहता है कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो, जिसके बीच क्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, और वो लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लगातार, लगातार संख्या को ही क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। तो 5 वो क्रमागत संख्या लिखना है भैया, जो कि जिसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो आप कहेंगे 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देंगे।
तो बीच में तो अभाज्य संख्या आ रहा है, कि नहीं, 7 और 5 आ रहा है। फिर लेते 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कहेंगे, तो फिर वहां तो 13 आ रहा है ना, 17, 18, 19, 20, बीच में आ रहा 19 है। तो इस तरह से करते रहेंगे, लिखते रहेंगे कौन सी संख्याएं हैं, है ना। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर क्या है, 20 से लिखना शुरू करते हैं। 19 तक तो मैंने बताया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। देखिए 23 यहाँ पर तो ठीक है, 20, 21, 22 भाज्य है, 23 लेकिन अभाज्य हो रहा, तो ये नहीं होगा यहाँ से। फिर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं। तो यानी 24, 25, 26, 27, 28 ये क्या हो गया, यही हो गया अभाज्य संख्या जिसके बीच नहीं हो, ये क्रमागत संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, मतलब किसी न किसी संख्या से विभाजित है। जैसे 24 तो 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी, 25 भी है, 5 से है, 1 से है, 25 से है, फिर 26 है, 2 से है, 13 से है, खुद 26 से है, 1 से है, 27 भी है, 28 भी, सब क्या है, विभाजित होती है। तो ये क्या है, संयुक्त संख्या है। अब जैसे और भी ले लेते हैं आगे, जैसे आप ले सकते हैं 44, 45, 46, 47 नहीं हो रहा, तो 33, 34, 35, 36, 37 नहीं, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए और भी संख्याएं हैं, क्या है, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए ये भी, इसके बीच भी कोई अभाज्य संख्या है, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये सब क्या है, संयुक्त संख्याएं है। फिर 43, 44 में तो नहीं है, 55, ये 54, 55, 56, 57, 58। देखिए कितना बढ़िया, 54, 55, 56, 57 और 58, है ना, सब भाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या इसमें नहीं है। अब जैसे देखिए हम 62 से ले लेते हैं, 62, 63, 64, 65, 66, ये भी, इसके बीच भी कुछ नहीं है ना, 62, 63, 64, 65, 66 है, इसके बीच अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी 100 तक कई संख्याएं हैं लगातार जो कि जिसके बीच अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब 13 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 5 है और यदि वह संख्या 150 और 120 के बीच है, मतलब कि 150 से ऊपर और 200 से नीचे है के बीच हो, तो वह संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य संख्या। तो हम लिख देंगे कौन कौन संख्या है, क्या जरूरत है उसका माथा खाने का, कोई जरूरत नहीं है। 150 से उसका लास्ट में क्या आना चाहिए, 5, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 155 होगा, बिल्कुल होगा। फिर दूसरा होगा 165 जिसके अंत में 5 है, फिर तीसरा होगा 175, है ना, फिर 185, फिर 195। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जिसके अंत में 5 है, ठीक। तो अब देखिए ये सब संख्या जो है, इसमें देखिए 5 से भाग लग रहा 1 से भी लगेगा और 155 से भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सब, ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, संयुक्त संख्या, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। और इसका भी, तो आप सीधा सीधा ये जानिए कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0, 2, 4, 5, 6, है ना, ये सब संख्याएं हो। और उतना छोड़ो, विभाजिता का नियम अगला अध्याय में है, हम उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जिस संख्या के अंत में 5 हो, किस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 5 से। तो जब 5 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, है ना। तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो कौन संख्या होता है, संयुक्त संख्या होती है। कौन संख्या होती है, तो संयुक्त संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगी, संयुक्त संख्या। क्या होगा, संयुक्त संख्या, है ना। ये सब क्या है, संयुक्त संख्या है। फिर देखिए 14 नंबर प्रश्न, 10 से बड़ी, हाँ यहाँ प्रश्न पूछ रहा था ना कि संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्या होगी, संयुक्त संख्या, ठीक। 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए
उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? अब बताइए 10 से बड़ा अभाज्य संख्या होने के लिए, क्या होने के लिए? अभाज्य संख्या होने के लिए। 10 से बड़ा आप ही बताइए, है ना। ये यदि 1 पर 1 क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? 11 होता है। 11 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य है? अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं लगता, ठीक। तो फिर क्या हो सकता है? 13 हो सकता है, अभाज्य संख्या है कि नहीं। फिर क्या हो सकता है? 17 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 19 हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, जिससे कोई भाग नहीं, जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो क्या बोला? उसके इकाई स्थान पर क्या है? इकाई मतलब उधर पीछे 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 इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो इकाई स्थान वाला हमको बताना है, तो ये करके यहाँ से मिटा दो। तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं और 9 हो सकते हैं, है ना। तो ये सब संख्या यदि है तो वो अभाज्य संख्या हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 21 रहेगा, 2 पर 1 21 तो भाज्य संख्या है कि नहीं। फिर बाद में 33 आएगा तो उसके अंत में 3 है ना। जरूरी नहीं, हो सकता है। क्या है? हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे 37 अभाज्य संख्या है ना। यदि यह 27 रहेगा तो भाज्य संख्या होगा। अब 29 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, लेकिन वही 49 ये सब भाज्य संख्या है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये सब रहेगा तो अभाज्य ही होगा, नहीं है ना। हो सकता है ऐसा कि जिसके अंत में 1 3 7 9 रहेगा वो अभाज्य संख्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी संख्या 11 13 17 19 23 है ना, 29, फिर हो जाएगा 31, फिर 37 39 41 43 47 है ना। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है ना। और क्या है? कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो, है ना। ये 15वां प्रश्न है। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो, है ना। 15वां नंबर में क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। अब देखिए यदि 1 का भी है ना, 1 तो 1 का तो एक गुणनखंड है कि ना है। 1 का एक गुणनखंड है, क्या है? 1 खुदे है वो अपने आप, ठीक। तो फिर यदि कहेगा 2 तो 2 का भी तो 2 गुणनखंड है। 3 सबका गुणनखंड है। दुनिया में जितना संख्या है सबका गुणनखंड है, कि कोई भी बिना गुणनखंड का नहीं है। तो या दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, है ना। फिर यहाँ देखिए 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं, 2 संपूर्ण संख्या है। अब बता दिया पहले कि 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है। वे दोनों कौन कौन सी है ना, बताना। अब संपूर्ण संख्या कहते किसको है? कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, क्या? जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या की दुगना हो। क्या हो? उस संख्या का क्या हो? दुगना हो। उसी को कहते हैं संपूर्ण संख्या। जैसे मैं बताता हूं आपको, 6 है ना एक संख्या, 6। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3 और 6 होगा कि नहीं होगा? मतलब कि 6 2 3 और 6 से ही क्या होता है? विभाजित। इसका मतलब इसका गुणनखंड है। अब देखिए सबको जोड़िए, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 3 6 6 6 12 12 हुआ कि नहीं हुआ? 12 हुआ। 6 का दुगना है कि नहीं है? इस 6 का दुगना है ना 12। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो इस संख्या का गुणनखंड है उसका योग, उसको मतलब जोड़, इसको जोड़ने के बाद उसका दुगना आ जा रहा है। कौन संख्या? जिस संख्या का गुणनखंड है। तो किस संख्या का गुणनखंड है? 6 का। तो 6 के दुगना आ रहा है कि नहीं जोड़ने पर? आ रहा है ना। इसलिए 6 क्या हुआ? संपूर्ण संख्या। तो 2 ही संख्या है, 100 और 1 के बीच केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना है। एक और संख्या कौन है? 28। दूसरा संख्या क्या है? 28। इसका भी अब देख लीजिए, इसका कौन कौन से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28। जोड़ लीजिए इसको। 28 और 14 42 और 7 49, 49 4 53, 53 2 55, 55 और 1 56। देखिए 28 का दुगना आता है, इसलिए ये क्या हुआ? संपूर्ण। तो 2 ही संख्या संपूर्ण, एक 6 है और एक 28 है। तो ये इसे आध भी रख सकते हैं। 1 और 100 के बीच
संपूर्ण संख्या कौन कौन सी है, तो 6 और 28। तो आशा करते हैं कि 16 नंबर प्रश्न तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 17वां नंबर प्रश्न, निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। अभी भाषा तो समझ में आया नहीं होगा, चाहे कितने को आया होगा समझ में। तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये जो संख्याएं दिया हुआ है ना बाबू, 32 है, 40 है, 56 है, 80 है, 100, तो दो ऐसी अभाज्य संख्या लेना है। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। दो ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर ये सब संख्या प्राप्त हो जाए। 32, दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसमें क्या 32 मिल जाए। कौन कौन अभाज्य संख्या होगा? तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, एक 19 ले लीजिए, है ना, एक 19 और एक 13, हो जाएगा 32। 19 और 13 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो दो ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 32 आ जाना चाहिए, है ना। तो हो गया 19 और 13। आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं जिसको जिसको जोड़ने पर हो रहा है। 17 में कितना जोड़ेंगे? 15, तो 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं। फिर 23 में फिर 9 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर है नहीं होगा। फिर और ले सकते हैं, कितना लेगा आप? ले सकते हैं 28 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 19 और 13, ठीक। उसके बाद 40 में कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे जो अभाज्य है, जो कि आ जाए 40। तो एक तरफ 23 ले लेते हैं और एक तरफ 17 ले लेते हैं, हो जाएगा। देखिए 23 और 17 कितना होगा? 40 होता है कि नहीं होता? ये दोनों अभाज्य संख्या भी है। फिर यहाँ 56 को कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे कि 56 आ जाना चाहिए, है ना। तो एक संख्या आप ले लें 37, है ना, 37। एक संख्या आप ले लीजिए 37, तो कितना बच जाएगा? 56 में 37 घटाइए तो बचेगा 3, और 4 में से कितना घटा? यहाँ 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ बचा 4 में से 3 गया तो 1। देखिए 37 और 19 जोड़ने पर 56 आ रहा है। हाँ, तो 37 और 19 हो गया 56। उसके बाद 80 में कौन कौन संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। 80 में कौन कौन संख्या जोड़ेंगे कि आ जाएगा। तो इसमें से एक संख्या ले लीजिए 43, है ना। अब 43, 80 में 43 घटा दीजिए तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, तो 37 भी तो अभाज्य संख्या है कि ना है। तो 43 और 37। अब देखिए यहाँ पर ये 100 में एक संख्या आप लीजिए 53। अब इसमें घटाएंगे तो आएगा वो 47 आएगा। तो 53 भी अभाज्य संख्या और 47 भी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। मतलब दो विषम अभाज्य संख्या का मतलब यही हुआ। विषम संख्या भी है, ये सब जो है, ये सब विषम संख्या भी है, और जिसको जोड़ने पर ये सब संख्या हमको प्राप्त हो रही है। चलिए अब 18वां नंबर प्रश्न, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या लिखिए। 16 से छोटा सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या लिखना। तो हम 16 तक गिनती लिख देते हैं, है ना। लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से छोटी, है ना, 16 से छोटी बोल रहा। तो अब इसमें से कौन कौन अभाज्य और संयुक्त संख्या निकालना। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है आप जानते हैं, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा? 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। अब तो अभाज्य संख्या है नहीं। अब बाकी जो भी बच गया सब क्या है? संयुक्त संख्या। यहाँ लिखेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या कौन कौन बच गया? इसमें बच गया एक 4, एक 6 बचा, एक 8, 9, 10, 12, 14 और 15। तो ये छाट दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को। इसमें कह रहा अलग अलग लिखने के लिए। अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या को अलग अलग कहा गया लिखने के लिए। तो अभाज्य संख्या भी हो गया और संयुक्त संख्या भी हो गया। अब यहाँ क्या 1729 अभाज्य संख्या है?
क्या अभाज्य संख्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या है, मतलब कह रहा कि क्या 1729 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो हम चेक कर लेंगे किससे किससे भाग लगता है। तो पहला नंबर इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यह सम संख्या है नहीं। सम संख्या उसी को कहेंगे जिसमें 2 से भाग लगेगा, ठीक। तो ये सम संख्या तो है नहीं। अब 3 से हम भाग लगा देखेंगे, 3 से भाग लगा देखेंगे। तो 3 से भाग लगाने का एक अच्छा सा नियम है कि जितना भी संख्या इसमें है ना, सबको जोड़ देंगे। यदि 3 से कट जाता, 3 से भाग लग जाता, तो समझो इसमें भाग 3 से लगेगा। तो 9 2 11, 11 देखो 9 2 11, 11 और 7 18, 19। क्या 19 में भाग लगता है 3 से? नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ही भाग इसमें नहीं लगेंगे। तो जो 4 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सम संख्या तो है नहीं, 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 5 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो इसके अंत में 9 है, ये तो भाग लगेगा नहीं। फिर 6 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में 6 हो। जिसके अंत में क्या हो? 6 हो, उसी संख्या में केवल 6 से भाग लगता है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से तो चेक करना पड़ेगा। तो 7 से हम चेक कर लेते हैं, 17 19, 7 दूनी 14, बचा 3, 2 7 चौक 28, 4 9 7 7 49। देखिए 7 से भाग लग गया, लगा कि नहीं लगा? 7 दूनी 14, बचा 3, फिर यहाँ 2 उतारा, 7 चौक 28, बचा 4, यहाँ 9 है, उतार दी, 7 7 49। देखिए 7 से लग जा रहा। तो यदि इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? संयुक्त संख्या। तो यहाँ लिख देंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है ना? हो गया। तो यहाँ 19 नंबर तक के सारे क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब 20वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको सही और गलत बताने हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है वह संख्या जिसका केवल, आपको दिखाई देता रहा होगा, देखिए वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। तो बिल्कुल सही। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो एक का कितना गुणनखंड? केवल एक गुणनखंड है, हमने भी बताया था है ना 20 का 1 नंबर में। एक का केवल एक गुणनखंड है, इसमें किसी से भाग लगता नहीं, स्वयं खुद एक से भाग लगता है। तो ये क्या हो गया? पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। पहला क्या होगा? सही होगा। दूसरा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो बिल्कुल सही है, सबसे छोटका जो है अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि 2 का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही। अब तीसरा में क्या है ना? तीसरा में सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, पूछ रहा है सही है या गलत है। तो 6 को देखते हैं, है ना। 6 में क्या है? 1 और 2 3 4। ये संयुक्त संख्या तो है, लेकिन इससे भी छोटी संख्या कुछ है तो है 4। मैंने बताया था ना कि 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएंगे। अब चौथा में है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। ये हमेशा सही नहीं है। ये दो क्या बोलता है? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है? नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। अब जिससे देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 आ जाता है। क्या ये सम संख्या है? नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या। तो ये गलत हो गया। 4 नंबर क्या हो गया? गलत है ना। 5 नंबर है ना, 5 नंबर 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल है ना सम संख्या होती है। हाँ, तो ये सही है। 2 को केवल छोड़कर आप किसी को भी जोड़ लीजिए, जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 5 भी है और 7 भी अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 12। तो किसी भी अभाज्य संख्या को हम जोड़ेंगे 2 को छोड़कर केवल, तो क्या आएगा? वो हमेशा सम संख्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सही। अब 6ठा नंबर प्रश्न है ना। 6ठा नंबर ये है, 6ठा नंबर में है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है? नहीं, सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी में 2 भी एक सम संख्या है,
लेकिन ये क्या संयुक्त संख्या है? नहीं है। संयुक्त संख्या होने के लिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, लेकिन इसका द्वितीय गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा? गलत। अब सातवां नंबर में है, देखिए, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो होती है, सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आठवां नंबर, देखिए, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होते, तो सम संख्या को सम संख्या से जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आता है। जैसे देखिए 10 है और 6 है, जोड़ दीजिए 16, सम संख्या है कि ना। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3.1 का सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको विभाजिता का नियम बताऊंगा, कौन संख्या से कौन संख्या विभाजित होगा, तो आप आसानी से विभाजिता का नियम समझ लेंगे और किसी भी संख्या को आप बता सकते हैं कि ये किस संख्या से विभाजित होगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी दुर्गा पूजा है, नवरात्रि चल रहा है, माता रानी से आप आशीर्वाद जरूर मांगे कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहूं हमेशा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम विभाजिता का नियम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।